नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। सोने में लगातार 6 दिन की तेजी के बाद आज थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। डॉलर में रिकवरी से कीमतों पर थोड़ा दबाव पड़ा है, लेकिन कुल मिलाकर फंडामेंटल्स अभी भी मजबूत हैं। वहीं चांदी कीमतों में भी कमजोरी है आज के सेशन में, लेकिन M6 पर ग्राम 70,000 के ऊपर बने हुए हैं। अब आगे सोने चांदी में निवेशक और ट्रेडर्स को क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर हमारा फोकस रहेगा। साथ ही हाजिर बाजारों की हलचल को भी समझेंगे। हमारे साथ एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मंडी कापुर के जयप्रकाश गुप्ता बने हुए हैं। सभी का स्वागत है आज के शो में। और अगर आप गोल्ड के प्राइसेस देखेंगे तो M6 पर जो सोना है वो 51,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। डॉलर में जो थोड़ी रिकवरी दिखी है उसके कारण थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनी हुई है, लेकिन पिछले 6 सेशन से लगातार हम तेजी बनते हुए देखी है सोने और चांदी दोनों में ही। धर्मेश नमस्कार। सबसे पहले तो आप बताइए यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है, क्योंकि एक बेस बनाने के बाद वापस मोमेंटम तो गोल्ड में बना है, लेकिन ये कितना सस्टेनेबल लग रहा है और इन लेवल से भी खरीदारी के कितने मौके हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे हिसाब से सोने की बात की तो सोने में अभी भी काफी तेजी बाकी है। इसके 2 कारण है। एक तो अनलिमिटेड पैसा जो छप रहा है मार्केट में और जो स्टिमुलस पैकेज आ रहा है, और दूसरी बात करें तो डॉलर। अगर आप डॉलर तो देखिए तो डॉलर में काफी अच्छी पिटाई हुई है और मार्केट $90 के निचले स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। तो इस कारणवश आपको देखिए कि मार्केट में काफी तेजी आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट काफी मोमेंटम में है और $1,900 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यू सस्टेन हो रहा है। इसका जो प्रीवियस टॉप है $2,000 के ऊपरी स्तर है, बट मुझे लगता है कि मार्केट ये पहला साल है, पहला हफ्ता है साल का, तो मेरे हिसाब से आपका मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। और जिस तरह से इक्विटी में जो तेजी आई है, कहीं ना कहीं वहां पर अगर सेल ऑफ होता है तो मार्केट में एज अ सेफ हेवन बाइंग तो सोने में तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म पिक्चर इसका अभी भी ग्रीन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कोई भी गिरावट आती है तो इसमें बाय करके चल सकते हैं। नो डाउट कंजम्पशन इंडिया का काफी कम हुआ है। देखिए तो वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन है उसके हिसाब से इंडियन कंजम्पशन काफी कम होते जा रहा है, बट एज अ सेफ हेवन बैंक्स काफी सारे सेंट्रल बैंक जिसे पार्क कर रही है अपना पैसा इसमें। अगर आप देखें तो दूसरा मोमेंटम बिटकॉइन में भी आ चुका है, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें और तेजी आनी बाकी है और ये आपको ये साल में नई ऊंचाई छू सकता है। तो मैं इस काउंटर पे कभी मंदी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इनफैक्ट पिछले साल भी मैंने काफी इससे तेजी की ही कॉल दी थी और कंटिन्यूस मार्केट ऊपरी स्तरों पर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं भी गिरावट आती है इसमें आप बाइंग करके चले, एवरेज आउट करिए, बट इसमें मंदी ना करिए। धर्मेश, ऑफ कोर्स क्लियरली पिछला साल यहाँ पर सोने चांदी के लिए काफी बेहतर गुजरा और जैसे आपने कहा कि ये पहला ही हफ्ता है इस साल का, तो क्यूज हमने यहाँ पर स्ट्रांग आते हुए देखे हैं। और ये हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी हद तक जो मनी मैनेजर्स हैं, हेज फंड्स हैं, वो अपने जो पैसे हैं वो एलोकेट करना भी शुरू कर देते हैं इसी हफ्ते में। इस बीच में आपको क्या लगता है कितना चंक हम यहाँ पर सोने में जाता हुआ देखेंगे? मेटल्स की तरफ भी बाजार को लगता है कि हम एक अच्छा खासा पैसा एलोकेट होता हुआ देखेंगे जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं? देखिए, मेरे हिसाब से मैं अपने पोर्टफोलियो का 10% सोने में निवेश करूंगा और बाकी का 10% बेस मेटल्स में करूंगा। बट अगर आप सोने की बात करें तो सोने में काफी सारे ऑप्शंस है निवेश करने के। फ्यूचर्स है, स्पॉट है, फिजिकल है, ETF है, पेपर गोल्ड है। तो कहीं ना कहीं सारे जो निवेशक है, जो छोटे से लेके बड़े हैं, उनके पास काफी ऑप्शन है, काफी साधन है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा अपने 10% इसमें निवेश करके चलिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो एवरी मंथ अपने एवरेज आउट करते जाइए, हर महीने खरीदिए थोड़ा थोड़ा सोना, आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है साल के अंतराल पर। जय, आप चांदी को कैसे देखेंगे? क्योंकि धीरे धीरे ही सही लेकिन इसमें ग्रेजुअल कांस्टेंट मूव हमने आता हुआ देखा। 71,000 के ऊपर के अब यहाँ पर फिलहाल कारोबार है। आउट परफॉर्म इस साल में भी अब तक चांदी ने क्लियरली करके दिखाया है। यहाँ पर अब इस हफ्ते के लिए क्या राय है? चांदी में भी इसमें जो बड़ा देखा जा सकता है। जी जय से सवाल था ये। ओके, देखिए मुझे लगता है चांदी भी यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड के साथ 2021 में। और अगर करंट लेवल्स पे भी बात करें तो 70,000 के नीचे कोई लेवल्स मिलता है तो बाई करके चलें। रीजंस बहुत क्लियर हैं, जिस हिसाब से एक्सेस मनी पंप्ड है ग्लोबल इकोनॉमीज में। आगे चल के फिस्कल डेफिसिट बहुत वाइडनिंग होने के चांसेस हैं, जिसके कारण गोल्ड और स्पेशली बुलियन में बहुत ज्यादा तेजी रहेगी। इंडस्ट्रियल रिकवरी भी जिस हिसाब से देखी जा रही है, ऑल क्रेडिट गोज टू द लिक्विडिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी। बेस मेटल्स का भी जो जिस हिसाब से तेजी है उससे भी सिल्वर को फायदा मिल रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर 80,000 प्लस भी देखने को मिले तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। बाई ऑन डिप्स की ही रणनीति रखनी चाहिए। आई थिंक फॉर बुलियन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर 2021 इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर।
सुनील, आपका व्यू क्या है? गोल्ड सिल्वर में ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है, या फिर दोनों के साथ ही खरीदारी का व्यू रखेंगे? जी दीपाली, मुझे लगता है गोल्ड में थोड़ा अप ट्रेंड देखने को ज्यादा मिल सकता है। सिल्वर थोड़ा वॉलेटाइल काउंटर है, हालांकि उसमें भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है, बट सेफर बेट अगर कोई देखना चाहे तो गोल्ड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अभी के जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे सेनेट को लेके जॉर्जिया में जो इलेक्शंस हैं, उसमें अगर डेमोक्रेटिक सेनेट बनता है तो और ज्यादा स्टिमुलस पैकेज के चांसेस बन जाते हैं, जिससे डॉलर और ज्यादा वीक होगा, तो गोल्ड में उसको सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इवन मुझे लगता है जो एसपीडीआर गोल्ड होल्डिंग है, उसमें भी 1.5% का इजाफा हमें देखने को मिला है, जो कि सितंबर के मुकाबले अभी हाईएस्ट है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स हैं, इवन जो न्यू स्ट्रेन आया है कोविड का, तो उसका भी सपोर्ट गोल्ड में मिलेगा। मुझे लगता है कंपैरेटिवली अगर एक चूज किया जाए तो गोल्ड एक बेहतर प्रोस्पेक्ट साबित हो सकता है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी अगर हम देखते हैं तो 51,500 का एक एंट्री लेवल बनता है गोल्ड में, 51,300 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 52,000 तक का टारगेट इंट्राडे में कर सकते हैं। और अगर चांदी की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा डिप पे बाई करना चाहिए। 70,200 के रेंज में एंट्री लेवल ठीक बनता है। 69,900 का एक स्टॉप लॉस रख के 71,000 और 71,200 तक का टारगेट जो है आज की तारीख में देखने को मिल सकता है। बढ़त यहां पर सोने चांदी दोनों में ही एक्सपेक्टेड है, और हमारे सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आपको शॉर्ट साइज में नहीं बल्कि लॉन्ग साइड में यहां पर कारोबार करके चलना है। हायर टारगेट सभी ने यहां पर जताए हैं। तो ये तो बात हुई गोल्ड स्पॉट में, लेकिन रुख अब करेंगे यहां पर कच्चे तेल में। 3% का इजाफा कल देर रात देखने को मिला, और उसके बाद आज भी खरीदारी यहां पर जारी है। ओपेक की मीटिंग 2 दिन चली, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये रिजल्ट किया है कि फरवरी में भी यहां पर आउटपुट कटौती जारी रहेगी। मार्च में ऑफकोर्स यहां पर फिर से ओपेक की मीटिंग होगी और वो इसका एक रिव्यू करते हुए नजर आएंगे। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को? पिछला क्वार्टर यहां पर काफी पॉजिटिव रहा है, शुरुआत इस साल की यहां पर बेहतर हुई है, अब यहां से क्या क्यूज है? देखिए, कच्चे तेल की बात की तो 2 न्यूज के कारण इसे काफी अच्छा तेजी का माहौल देखने मिला है। पहला तो कटौती, और देखिए ओपेक ट्राई कर रहा है जितना हो सके उतनी कम सप्लाई करे, सो दैट मार्केट में स्क्वीज हो और प्राइस में थोड़ी सपोर्ट मिले। और दूसरी जो वैक्सीन की न्यूज आ रही है, और एक तरफ पॉजिटिव न्यूज है कि वैक्सीन के कारण यहाँ पे कोरोना का जो केसेस है कम हो जाएगा और मार्केट इकोनॉमी फिर से रिवाइव होगी। उस कारणवश आपको एक सपोर्ट मिल रहा है प्राइस को, इस कारण में मार्केट स्टेबलाइज है। अगर आप आगे के 6 के 9 महीने देखिए, अगर आप कंटिन्यूस देखिए आगे के 6 महीने एमएक्स में जो ट्रेड हो रहे हैं, कॉमेक्स में ट्रेड हो रहे हैं, सारे एक ही प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, $50-55 के रेंज में घूम रहे हैं। तो उसमें कोई चेंजेस है नहीं, मार्केट सारे पार पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अनडिसाइसिव मूव है, किसी को पता नहीं कि कौन से डायरेक्शन में जाएगा। बट जिस तरह डॉलर वीक हो रहा है तो डेफिनेटली इसे एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ये 60 से $62 के लेवल्स पे मार्केट एक बार सपोर्ट कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो फिर से 4,000-4,200 के लेवल आपको दिखा सकता है, ये 3-4 महीने के अंतराल में। तो मैं ये काउंटर में भी काफी तेजी में हूं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट में काफी अच्छी तेजी आने वाले समय में देखने मिल सकती है कच्चे तेल में। इसके अलावा अगर पूरे ही बेस मेटल पैक को देखें आज के सेशन में, तो 2 दिन के अच्छे मोमेंटम के बाद आज काफी मिला जुला ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जिंक हालांकि अभी भी मजबूती दिखा रहा है, लेड फ्लैट है, एल्यूमिनियम में नेगेटिव बास के साथ ट्रेड हो रहा है। जय, आपका व्यू क्या है पूरे ही बेस मेटल पैक पर? कहीं डिप्स पर बाय करेंगे या कोई और सजेशन होगा? नहीं, मैं मोमेंटम के साथ ही जाना पसंद करूंगा। मुझे लगता है बाई साइड में ही रहना चाहिए। निकल मुझे लगता है 1325-1330 का लेवल दिखा सकता है। अगेन यहाँ पे 1285 के आसपास बाई रिकमेंडेशन ही है। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 1272 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें पोजीशन पे फॉर अ टारगेट ऑफ 1330। आप कैसे देखेंगे सुनील? और मेटल्स पैक में भी आप कहेंगे यहाँ पर बढ़त है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर 8 साल के हाईज के करीब है। आयरन और हमने $160 पर टन के ऊपर फिर से यहाँ पर लौटता हुआ देखा है। बाजार की नजरें जॉर्जिया पर आज जरूर रहेंगी, लेकिन बाकी सारे फंडामेंटल्स अभी भी सपोर्टिव। जी, मुझे लगता है मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। कल भी हमने एक अच्छा रन देखा कॉपर में, तकरीबन ₹15 का डोमेस्टिक मार्केट में एप्रिसिएशन देखा। आज हालांकि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है, बट मुझे लगता है आज भी वो तेजी बरकरार रहेगी। जो ओवरऑल स्टिमुलस मेजर्स हैं और जो आगे चल के जो इकोनॉमिक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इवन चाइना का डेटा भी बेहतर आ रहा है, तो उन फ्रंट पे मुझे लगता है बेस मेटल पैक थोड़ा तेजी रहेगा। कॉपर में मैं 616 और 617 के रेंज में एक बाय रेकमेंड करूंगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। 614 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 622 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। अगर पोजिशनली देखें तो मुझे लगता है कॉपर 650 तक का भी लेवल छू सकता है। और अगर हम बेस मेटल में ही दूसरा कमोडिटी जैसे निकल में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी 1350 तक का रेंज जो है छू सकता है आने वाले समय में। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि
कॉपर और निकल में बना के रखना चाहिए। धर्मेश, एक नजर यहाँ पर करेंसीज पे डालना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी है हमने। 32 महीने के हाईज पर यहाँ पर यूरो है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर ने कल यहाँ पर कई महीनों का सबसे बेहतरीन एक दिन यहाँ पर हमने आता हुआ देखा। तो क्लियरली कमोडिटी करेंसीज में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। कच्चे तेल और मेटल्स में जिस तरह का इजाफा है उसका फायदा इन करेंसीज पर है। करेंसीज में आपकी नजर यहाँ पर कहाँ रहेगी? रुपए को लेकर आप किस तरह के क्यूज हैं? देखिए रुपए की बात में तो रुपए काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखें तो 70 to 75 का रेंज है, मार्केट इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है। बट बाकी सारे करेंसीज देखें तो जिसमें काफी गिरावट आई थी, अगर आप देखें 2019-2020 में स्टर्लिंग, यूरो, कैनेडियन डॉलर, ये सारे काफी पिटाई देखने मिली थी उसमें। उस कारणवश मार्केट में एक अच्छी खासी रिवाइवल देखने मिल रही है। ये सारे करेंसीज ज्यादा करके धातु और तेल को सपोर्ट करते हैं। स्पेशली अगर देखें तो कनाडा में उसमें तेल है, अगर ऑस्ट्रेलिया देखें तो उसमें धातु है, उससे काफी सपोर्ट मिलता है। तो उस कारणवश आपको अच्छी खासी लंबी तेजी देखने मिली है प्राइस में। दूसरा कारण ये है कि डॉलर काफी वीक हो रहा है विद इन द करेंसी, तो उसके वजह से मार्केट में डबल इंपैक्ट हो रहा है और प्राइस में काफी तेजी आई है। रुपए की बात करें तो रुपए का जो ट्रेड डेफिसिट है, इसमें 3 कारण है। 3 कारणवश आपको रुपए में ट्रेड डेफिसिट देखने मिल सकता है। एक है कच्चा तेल, दूसरा है सोना और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो तेल तो मार्केट में थोड़ी सी तेजी आ रही है, सोने में जो कंजम्पशन है वो काफी कम हो चुका है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तीनों की वजह से रुपए में काफी ट्रेड डेफिसिट देखने मिलती है इंडियन इकोनॉमी के कारण। तो अगर इसमें कर्व आता है तो रुपया इस कारण वो स्टेबल है। बट अगर यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन होता है, अगर तेल $60 के ऊपर सस्टेन होता है और अगर सोने में फिर से मार्केट में अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो ये वापस से रुपया वीक होने चालू हो जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 72-74 ये रेंज में टिका रहेगा मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। आगे जाके मार्च में फिर से बजट है और काफी सारी वॉलेटिलिटी इसमें आ सकती है, चेंजेस आ सकते हैं। तो ये आउटलुक रुपए पर है, जहां पर अभी तो 73.12 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जयप्रकाश, क्विकली कमेंट आपका नेचुरल गैस पर भी चाहिए, जहां पर काफी वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है और अब रिसेंट सर्ज के बाद आज वापस प्राइसेस थोड़े से नीचे हैं, 2% के आसपास का डिप देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन लेवल से? जिनकी तेजी की पोजीशन हो क्या उनको एग्जिट कर लेना चाहिए? देखिए विंटर स्पेशली बहुत वॉलेटाइल रहता है नेचुरल गैस प्राइसेस इस समय में, तो आई थिंक मोमेंटम के साथ चलें। मुझे लगता है 188 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और 210 तक का लेवल हो सकता है इस वीक में देखने को मिल जाए। तो मैं यहाँ पे कोई शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन कोई अगर लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहा है तो 188 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए। जी चलिए, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे और साथ ही अगली कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजीज। तो चल वापस आते हैं कमोडिटी राउंडअप के साथ। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज की हॉट कमोडिटी का। आज की हॉट कमोडिटी कपास खली है, जहां पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करने की सलाह है, यानी 2118 के लेवल्स पर आप बाय करके चल सकते हैं। 2180 के टारगेट के लिए 2080 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2-3 कारण है क्यों खरीदारी की सलाह दी जा रही है। ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले हफ्ते जो प्राइसेस थे कपास खली के वो 6% बढ़े थे और अगर आप दिसंबर के लोअर लेवल से भी कंपेयर करेंगे तो भाव जो है वो ऑलमोस्ट 10% चल चुके हैं। आईसी कॉटन प्राइसेस भी पिछले दो सालों से अगर कंपेयर करें तो अपने हाईएस्ट लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं ड्राई वेदर कंडीशंस की वजह से, जिससे क्रॉप पर इंपैक्ट हुआ है। और अगर सीआईआई के भी इनिशियल एस्टिमेट्स आप देखेंगे तो उनका अनुमान ये है कि जो कॉटन प्रोडक्शन है इस सीजन में वो पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है और जो कॉटन कल्टीवेशन एरिया है इंडिया में वो 2020-21 में भी पिछले साल के मुकाबले कम है, तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा प्राइसेस पर। और एक सीजनैलिटी का तो फायदा मिलेगा ही क्योंकि कपास कली की यूजुअली विंटर्स में जो डिमांड है वो बढ़ती है और एनिमल फीडिंग डिमांड जो है वो अभी भी बढ़ी है और एक्सपेक्टेशंस ये है कि यही फैक्टर फर्दर प्राइसेस को सपोर्ट भी करेगा। इसलिए खरीदारी की सलाह है 2180 के टारगेट के लिए 2080 के स्टॉप लॉस के साथ। तेल तिलहन की तरफ जहां पर कीमतों में बुलरन जारी है, तंग सप्लाई और चीन में अच्छी मांग से सीपीओ 10 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। सीबॉट में सोयाबीन 6.5 साल के ऊपरी स्तर पर है, जिसके चलते सरसों में 2.5% तो सोयाबीन में 1.5% का उछाल है। वहीं सीपीओ 1000 के ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे यहां से क्या आउटलुक है, क्या स्ट्रैटेजीज है, जीजीएन रिसर्च के नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद है। नीरव नमस्कार। एडिबल ऑयल सेक्टर पिछले साल जिस तरह से बढ़त दिखाया है, हमने काफी हद तक फॉलो थ्रू बाइंग इस साल भी आते हुए देखी है।
इस साल में अगर अब तक बात करें तो सोयाबीन और सोया तेल में 4% की तेजी है और पाम तेल करीबन 12% तक चढ़ चुका है। कैसे आप देखते हैं इन क्यूज को? फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, लेकिन जिस तरह की सडन तेजी हमने बाजार में आते हुए देखी है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जैसे हम कंटिन्यूस डिस्कस करते रहे हैं यहाँ पे चैनल पे, ओवरऑल एडिबल ऑयल्स रिकॉर्ड बुलिश सेटअप पे बैठा हुआ है, जो कि हम 7-8 साल में एक साइक्लिकल हाइज या एक साइक्लिकल बुलिश सेटअप देखते हैं, उस पे हम बैठे हुए हैं। आज हमने देखा कि यूएस क्रॉप लोअर हुआ, उसके बाद साउथ अमेरिकन क्रॉप पे लानीना का एस्टिमेट आ रहा था कि कम आएगा, और कल ऐसा ही हुआ। ऑयल वर्ल्ड जो रिनाउंड एनालिस्ट है उसने 16 to 17 मिलियन का अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे का क्रॉप एस्टिमेट लोअर किया है, नियरली 3 मिलियन का ब्राजील का क्रॉप एस्टिमेट लोअर किया है। तो जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे थे कि ला नीना इफेक्ट कितना करेगा, ये देखने का रहेगा, वो ऑलरेडी इफेक्ट करने लगा है। पर्टिकुलरली अर्जेंटीना में वेदर ने अभी तक इम्पैक्ट इस तरीके का किया है, इसलिए क्रॉप लोअर हुए हैं। साथ ही में हम देख रहे हैं कि पाम ऑयल जो हमेशा एक हमको रेस्क्यू में आता था, उसका भी स्टॉक बहुत रिकॉर्ड लो लेवल पे ऑलरेडी चल रहा था, 15 लाख टन पे। उसका एस्टिमेट ऐसा आ रहा है कि दिसंबर एंड स्टॉक 12 लाख टन या उससे भी बिलो जा सकता है, जो जनरली इस समय पे 22 से 25 लाख टन स्टॉक रहता था। सो ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सपोर्टिव सेटअप बना हुआ है। साथ ही में एंड दिसंबर में रशिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन सोयाबीन 30% कर दी है। रशिया यूरोप और चाइना को अच्छा सोयाबीन सप्लाई करता था आफ्टर द यूएस चाइना स्पैट। सो ओवरऑल क्या होते जा रहा है, एक्सपोर्टिंग नेशंस जो है कहीं ना कहीं हर्डल्स क्रिएट करते जा रहे हैं। इंडिया ने आज इंपोर्ट ड्यूटी लोअर करी, हमने उसके बाद भी देखा कि मार्केट उससे ज्यादा कहीं ओरिजिन में बढ़ गया। तो ओवरऑल क्या है कि सप्लाई सिचुएशन बहुत टाइट है और कंज्यूमर जो है, बात यही है कि यहाँ से क्या और भी बढ़त की उम्मीद है अब? इसमें थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि एडिबल ऑयल्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाम की जो ये स्टॉक सिचुएशन है, ये एक बार अच्छे से प्रॉपर फैक्टरिंग हो जाए। मे बी 3850 के एनालिस्ट ने टारगेट दिए थे या 3875 के फॉर बीएनबी थर्ड मंथ या नियर टू दैट लेवल। अगर कोई नई बुलिश क्यू अगर पाम में नहीं आती है तो मे बी ऑयल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड हो, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। थोड़ा सा टॉपिश भी हो, पर सोयाबीन मार्केट जो है वो इंप्रूव होगा, क्योंकि आज मील मार्केट में मुझे अभी भी मोमेंटम दिख रहा है। वर्ल्ड ओवर प्रोटीन डिमांड अच्छी रहेगी और जिस तरीके के शिकागो सोयाबीन और सोया मील में टारगेट्स आ रहे हैं, उसमें मुझे लग रहा है कि मील शेयर ऑफ द मार्केट बढ़ेगा। सुनील हमारे साथ मौजूद है। सुनील, आपको क्या लगता है, जैसे नीरव कह रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा बढ़त हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कुछ दायरे का कारोबार अब देखना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, मुझे भी लगता है कि प्राइसेस पीक्ड आउट हो चुके हैं। सोया ऑयल अभी 1216 का रेंज चल रहा है, आज भी 9 रुपए का तेजी है। यहां से बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ अभी भी स्टीम बाकी है, ऐसा बोल सकते हैं। मे बी 1225 से लेकर 1230 तक का लेवल हमें सोया ऑयल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो क्रॉप डैमेज की जो न्यूज है और जो साउथ अमेरिका में ड्राई वेदर का जो अपडेट है, उससे ग्लोबल लेवल पे सप्लाई कंसर्न है। तो सोया ऑयल का जो डिमांड है वो अच्छा है, सप्लाई की कमी की वजह से प्राइसेस और थोड़ा बढ़ सकता है, बट बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड अपसाइड हम शायद सोया ऑयल या सीपीओ में नहीं देखने को मिले। इवन सीपीओ में भी मुझे लगता है कि 1020 या 1025 तक का लेवल छू सकता है, अभी 1005 का लेवल चल रहा है। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, शॉर्ट टर्म में बाई करके चले, बट बहुत छोटा टारगेट लगा के चले, बहुत बड़ा अपसाइड शायद देखने को ना मिले, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी नियर टर्म हाई पे हैं। तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी विद स्मॉलर स्टॉप लॉस एंड स्मॉलर टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए, खरीदारी अभी भी करनी है, थोड़ी सी बढ़त की उम्मीद यहाँ से भी है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद फिलहाल आप यहाँ पर ना करें। नीरव और सुनील, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते आपको बता दें कि काफी इंपॉर्टेंट फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पे आ रहे थे कि जो किसान और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है फार्म बिल्स को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई अब यहाँ पर सोमवार को है। काफी एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने ऑलरेडी वो बोला है कि शायद ये मामला जाकर सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है, वहां से एक स्टे ऑर्डर मिल सकता है। तो एग्जैक्टली वही फिलहाल वो फ्लैशेस आपकी स्क्रीन पर आते हुए। लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, आज कार्यक्रम में इतना ही है। प्रदीप पांडे ऑलरेडी मेरे साथ स्टूडियो में है, फ्यूचर्स एक्सप्रेस लेकर आपके साथ लौटेंगे।